गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रोफेसर निधि गौर फ्रॉम SIRT भोपाल। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का आइंस्टीन-एबी कोएफिशिएंट। आइंस्टीन-एबी कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ने से पहले हमको बहुत ज़रूरी है जानना तीन प्रोसेस के बारे में जो कि बेस प्रोवाइड करती है इस डेरिवेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू इन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। जैसा कि हमको मालूम है कि मटेरियल के जो एटम होते हैं उनके जो एनर्जी स्टेट होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं। एटम नॉर्मली कहाँ स्टे करता है? ग्राउंड स्टेट में स्टे करता है। हम माने कि E1 ग्राउंड स्टेज है, E2 इज अ एक्साइटेड स्टेज, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेज इज N1, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेज इज N2 और रेडिएशन डेंसिटी यानी जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एटम को पंपिंग कराने के लिए वो उसकी डेंसिटी जो उसकी एनर्जी डेंसिटी है वो U न्यू है। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में जानते हैं। उसमें हम देखते हैं कि नॉर्मली हमको मालूम है कि एटम ग्राउंड स्टेट में रहता है। एटम पर अगर हम उसको फोटोन की फॉर्म में एनर्जी उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो एटम उस एनर्जी को गेन करता है और एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मीन्स एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही उसकी एनर्जी बढ़ी और वो अपने अपर स्टेज में पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब हमको मालूम है कि एटम जब अपर स्टेज में है या एक्साइटेड स्टेट में है वो वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड के लिए स्टे करता है। 10⁸ सेकेंड के बाद वो अपनी फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो हमको दिख रहा है कि E2 स्टेट में माना कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं? N2 है। नंबर ऑफ एटम N2 जो है वो क्या करेंगे? 10⁻⁸ सेकेंड तक अपर स्टेज में स्टे करेंगे और वापस से थोड़ी देर बाद वो अपनी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर अपने E1 स्टेज में आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में। देखते हैं क्या डिफरेंस है। अंतर इतना है कि जब एटम अपर स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आता है तो हमको मालूम है कि वहां अपर स्टेज में वो 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे कर रहे हैं। मतलब 10⁻⁸ सेकेंड से पहले अगर हम उस पर एनर्जी स्ट्राइक कर दें जो कि वो रिलीज करता, अगर वो नॉर्मल अपर स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आ जाता तो उतनी ही फ्रिक्वेंसी का अगर हम फोटोन हम अपर स्टेज में उस पर डाल देते हैं, एटम पर स्ट्राइक कर देते हैं तो एक की जगह हमको दो एटम सेम फ्रिक्वेंसी के मिल जाते हैं। ये बहुत जरूरी कंडीशन है लेजर बीम को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर हमको सेम फ्रिक्वेंसी, आपको दिख रहा है कि मैंने सिंबल लिखा है न्यू डैश या न्यू डैश, यानी एक फोटोन स्ट्राइक करने पर जबकि एटम अपर स्टेज में है हमको 2 फोटोन जो कि सेम फ्रिक्वेंसी के हैं हमको मिल जाते हैं और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके लिए जरूरी है कि हम 10⁻⁸ सेकेंड से पहले वही फ्रिक्वेंसी का फोटोन एटम पर अपर स्टेज में स्ट्राइक करें जो कि वो स्पॉन्टेनियस एमिशन में अगर वो ग्राउंड स्टेज में आता तो रिलीज करता। इसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। अगर हम इसको सिंबल दें RA तो हमको दिख रहा है कि RA प्रोपोर्शनल होगा N1 और U न्यू। ये मैंने क्यों लिख दिया कि हमको दिख रहा है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो कि एब्जॉर्प्शन की जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, कि नंबर ऑफ एटम E1 स्टेज में कितने हैं और कितनी रेडिएशन डेंसिटी हमने उसको प्रोवाइड करी है कि वो E1 स्टेज से E2 स्टेज में जा सके। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन E1 स्टेज और जो हमने उस पर रेडिएशन डेंसिटी स्ट्राइक करी। अब हम अगर देखें RB जो कि सिंबलाइज कर रहे हैं हम रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, तो अगर हम वो देखें तो हमें दिख रहा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी कि कितने एटम अपर स्टेज में, तो इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन E2 स्टेज। अगर हम RC देखें जो कि प्रेजेंट शो करेगा किसको, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन को, तो हमको पता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन की जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी दो चीजों पर, कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं N2 स्टेज में और कितनी रेडिएशन डेंसिटी हमने उसको प्रोवाइड करी है कि एक ही जगह पे 2 फोटोन हमको सेम फ्रीक्वेंसी के मिल जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि RC जो है प्रोपोर्शनल होगा N2 U तो हम पहले ही बता चुके हैं कि रेडिएशन डेंसिटी को शो करता है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हटाएंगे तो हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जहाँ भी रेडिएशन डेंसिटी यूज हो रही होगी वहां पर हम सिंबल यूज करेंगे B और जहाँ रेडिएशन डेंसिटी का टर्म यूज नहीं हो रहा होगा वहां हम कोफिशिएंट भी यूज करेंगे A। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो E1 स्टेज से E2 स्टेज में एटम जा रहे हैं
तो इसको हम लिखेंगे B12 N1 U न्यू। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन डेंसिटी टर्म यूज नहीं हुआ है तो हम ये टर्म यूज करेंगे कोफिशिएंट A। एटम कहाँ से आ रहे हैं, अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 and 2, ठीक है। और ये जो थर्ड है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट को हटाने के बाद इसको प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हम लिखेंगे कोफिशिएंट B21, क्योंकि एटम कहाँ से आ रहे हैं, अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो E21 N2 U। ये इक्वेशन को 3 इक्वेशंस मिल गई है। वी नो दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एटम ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में गए होंगे किसी भी कंडीशन, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से है चाहे स्टिमुलेटेड एमिशन से है, लेकिन जितने एटम ग्राउंड से अपर में गए होंगे उतने ही एटम ग्राउंड अपर से ग्राउंड स्टेट में लौट के आएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी वो ही बराबर होगी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो अब इक्वेशन की हमने RA RB RC की वैल्यू पुट करी, तो इक्वेशन बन गई हमारी RA की वैल्यू थी ये B12 N1 U न्यू, RB की वैल्यू थी N2 A21 और RC की वैल्यू थी N2 B21 U। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमें दिखना है कि यहाँ पर रेडिएशन डेंसिटी टर्म यूज हुआ है और यहाँ पर रेडिएशन डेंसिटी टर्म यूज हुआ है, तो हम इसको जरा ठीक से अरेंज कर लेते हैं और इस टर्म को बराबर के साइन के इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, B12 N1 U न्यू माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा N2 B21 U न्यू इज इक्वल्स टू N2 A21। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफर किया तो हमें दिख रहा है, हम यहाँ पे ये हमने टर्म को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो हमारी इक्वेशन बनी B12 N1 माइनस N2 B21 इक्वल्स टू N2 A21 बनी। इस इक्वेशन में जो हमारी ये टर्म है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है U न्यू इक्वल्स टू N2 A21 अपॉन ये टर्म पूरा नीचे जाएगा B12 N1 माइनस B21 N2, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, हमको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम B21 N2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम करा जा सकता है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टर्म B21 N2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा टर्म देखिए ऐसा बन जाता है N2 A21 अपॉन B21 N2। ये टर्म के नीचे भी इसको भी हम डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म लिखा अपॉन आ जाएगा B21 N2। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमको दिख रहा है कि N2 यहाँ पर है, N2 यहाँ पर है, दोनों कैंसिल हो गए और जो बचा उसको हमने टर्म यहाँ लिख लिया। तो हमारी इक्वेशन बन गई A21 अपॉन B21 अपॉन में आ जाएगा N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 माइनस 1। ये इक्वेशन हमको दिख रही है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें जो हमें टर्म दिखाई दे रहा है B12 और B21, हमको मालूम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो टर्म होता है B12 इज इक्वल्स टू होगा B21 के, तो हम इसको लिख सकते हैं B12 इज इक्वल्स टू B21। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन मिल जाती है हमको इस तरह, U न्यू इज इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन आ जाती है A21 अपॉन B21। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी क्या, N1 अपॉन N2। इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, B21 लिखा रहने दीजिए और B21 की जगह पे हम लिख दे रहे हैं B12 माइनस आ जाएगा 1। ये दोनों टर्म जो है सेम हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा टर्म बचेगा, जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A21 अपॉन B21 अपॉन में आ जाएगा N1 अपॉन N2 माइनस 1। ये इक्वेशन हमारी फाइनल हमको इस तरह की इक्वेशन को मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गई थी। इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम देखते हैं हमें यहाँ एक टर्म दिखाई दे रहा है N1 अपॉन N2। N1 क्या रिप्रेजेंट करता है, N1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इवन स्टेज और ये N2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन E2 स्टेज। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इवन स्टेज और E2 स्टेज के बीच में। तो हमको मालूम है कि जो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स का वो होता है N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू हमको मालूम है e टू द पावर होता है डेली अपॉन kT और हमको मालूम है डेली इज इक्वल्स टू होता है h न्यू। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं h न्यू अपॉन kT। इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर
3 में पुट कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 टू इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन में वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन बनती है A21 B21, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन यहाँ बनेगी क्या, e⁻h न्यू अपॉन kt माइनस 1। इस इक्वेशन को हम ठीक से लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है A21 अपॉन B21। ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी तो आ जाएगी 1 अपॉन में आ जाएगा e⁻h न्यू अपॉन kt माइनस 1। इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। ये इक्वेशन आई किसके बराबर है, ये इक्वेशन आई है रेडिएशन डेंसिटी के इक्वल। अब प्लांक जो है, प्लांक ने भी एक रेडिएशन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए इक्वेशन दी, वो है u न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब अपॉन e⁻h न्यू अपॉन kt माइनस 1। दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड बाय द प्लांक। अब हमें दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए, सो लेट्स सपोज इसको दिया हमने 5 और इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया 6। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये भी रेडिएशन डेंसिटी के बराबर है और इक्वेशन नंबर जो 5 है वो भी किसके बराबर है, रेडिएशन डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें पता है ये दोनों ये इक्वेशंस दोनों रेडिएशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इफ वी कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 तो हमें मिलता है ये यू न्यू बराबर हो जाएंगे। ये जो टर्म है ये दोनों भी सेम है, तो ये जो टर्म है A21 अपॉन B21 बराबर आ जाएगा A21 अपॉन B21 बराबर आ जाएगा 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब के, ठीक है। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c इज आल्सो कांस्टेंट। तो इन सारी कांस्टेंट को हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A21 अपॉन B21 इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। इससे ये पता चल रहा है हमको कि जो आइंस्टीन ए कोफिशिएंट और आइंस्टीन बी कोफिशिएंट है इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन डेंसिटी। तो हमें ये रिलेशन आराम से मिल जाता है कि आइंस्टीन ए आइंस्टीन बी कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन डेंसिटी। ये था हमारा आज का टॉपिक आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।